बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं वसीम अली अग्रेरियन नेटवर्क चैनल से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ धान की फसल के मुतल्लिक। धान की फसल पर तफसीलन डिस्कस करने से पहले मैं मुख्तसर इसकी अहमियत पर बात करूँगा। दोस्तों, धान मौसम ख़रीफ़ की एक अहम फसल है। धान का शुमार उन फसलों में किया जाता है जिनसे ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। धान गंदम के बाद धान वो फसल है, चावल वो फसल है जिससे हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करते हैं। चावल को इंपोर्ट करके कसीर तादाद में हम ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। धान की पराली को मुख्तलिफ़ सनअतों में बतौर खाम माल भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके छिलके से गत्ता और कागज़ भी बनाया जाता है। चावल के आटे से मिठाइयाँ और बेकरी की अशिया भी बनाई जाती है। पाकिस्तानी चावल और ख़ुसूसन पंजाब का चावल अक़वाम आलम में एक मुनफ़रद शोहरत रखता है। अक़वाम आलम में बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अपने आला मियार, अपने ज़ायक़ा और अपनी खुशबू की वजह से पाकिस्तानी चावल बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखता है। पाकिस्तानी चावल को इंपोर्ट करके हम ज़र मुबादला कमा भी रहे हैं और इसमें और ज़्यादा कमाने की गुंजाइश भी रखते हैं। पाकिस्तानी चावल की रोज़ बरोज़ बैरून मुल्क काफ़ी डिमांड बढ़ रही है और उसके लिए हम किसान दोस्तों को पर एकड़ पैदावार पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। पर एकड़ पैदावार जैसे ही बढ़ेगी और हम कसीर तादाद में ज़र मुबादला भी कमाएँगे और मुआशी तौर पर अपने मुल्क को भी मज़बूत करेंगे। मुआशी तौर पर अपने मुल्क को भी मज़बूत करेंगे। पर एकड़ प्रोडक्शन बेहतर जैसे होगी, उसके लिए एग्रीकल्चर कंसल्टेंट को, ज़राअत ऑफिसर को, अग्रेरियन को वर्क करने की ज़रूरत है। अपने किसान की रहनुमाई करने की ज़रूरत है। उसको शऊर दिलाने की ज़रूरत है कि वो किस तरह पर एकड़ अपनी पैदावार बढ़ा सकता है। ज़मीन का इंतखाब और तैयारी। धान की फसल लगाने से पहले मौजूद ज़मीन का इंतखाब करें। हल्की मैरा, भारी मैरा और धान की फसल में ये खसूसियत भी है, धान कलराठी ज़मीनों पर भी काश्त की जा सकती। कलराठी ज़मीनों पर भी इसकी पैदावार अच्छी साबित होती है। ज़मीन का इंतखाब करने के बाद मरला आता है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन गहरा हल चलाएं। गहरा हल चलाकर ज़मीन अच्छी तरह तैयार करें और तैयार करने के बाद एक बात जो हमारे काश्तकार दोस्त इसको मिस करते हैं वो है लेज़र लैंड लेवलर्स टेक्नोलॉजी को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इससे ज़मीन का लेवल किया करें ताकि ज़मीन बराबर हो जाए और इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे एक तो हमारे पानी की बचत होती है, इससे हमारी पैदावार पर भी असरात साबित होते हैं, पैदावार भी ज़्यादा आती है। धान का फील्ड तैयार करने के बाद मरला आता है नर्सरी की मुंतकिली का। नर्सरी मुंतकिल करने से 2 रोज़ पहले नर्सरी वाले फील्ड में पानी लगा दें ताकि 2 रोज़ बाद जब हम नर्सरी की लाभ को उखाड़ रहे होंगे कोई भी पौधा टूटे ना। उसके बाद नर्सरी की जो उम्र है, नर्सरी की जो बेहतरीन उम्र है वो 25 से 30 दिन की उम्र की नर्सरी बेहतरीन नर्सरी है जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार देती है और खुश्क तरीके से लगाएगी। 30 से 35 दिन की नर्सरी को भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एटलीस्ट 40 दिन की नर्सरी को ट्रांसप्लांट करना चाहिए, मुंतकिल करना चाहिए। इससे ज़्यादा उम्र की नर्सरी हमारी पैदावार पर मनफी असरात लेके आती है, पैदावार में कमी का सबब बनती है। इसके बाद जब नर्सरी हम उखाड़ रहे होते हैं, एक बात ज़हननशीन ये भी रखें, कोई भी मुतासरा पौधा, झुलसा हुआ पौधा, सुंडी से मुतासरा पौधा कभी भी आगे ट्रांसप्लांट ना करें, उसे उधर ही तलफ़ कर दें। नर्सरी ट्रांसप्लांट करने जब हम करते हैं, जो पौधों की तादाद है, पौधों के और जो फील्ड में पर एकड़ सुराखों की तादाद है, पर एकड़ 80,000 सुराख होने चाहिए और एक सुराख में 2 पौधे लगाने चाहिए। इस तरह ये 1,60,000 पर एकड़ पौधे बनते हैं और प्लांट टू प्लांट जो पौधे का फासला है वो 9 इंच रखना चाहिए। इससे ये जब हम पैटर्न लेके आएंगे, इससे हमारी पैदावार इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुतासर कुन आएगी। धान की फसल में खादों का इस्तेमाल। बिजाई के वक्त 1.25 बोरी DAP, आधा बैग या बैग पूरा भी यूरिया का कर लें और साथ 1 बैग पोटाश का ये बिजाई के वक्त इस्तेमाल करें। उसके बाद दूसरी नाइट्रोजनी खाद की एप्लीकेशन 25 से 25 दिन तक दूसरी एप्लीकेशन भी करें। और यूरिया की एप्लीकेशन करते वक्त एक बात ज़हन नशीन रखें,
उस वक्त धान की फसल में पानी ना खड़ा हो, कीचड़ की हालत में फसल हो, उस वक्त अगर यूरिया का हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका फसल पर असर होता है। पानी की हालत में इस्तेमाल करने से उतना असर नहीं होता जितना कीचड़ की हालत में हम नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका असर होता है। और तीसरी एप्लीकेशन जो यूरिया की है वो 55-60 दिन तक तीसरी एप्लीकेशन भी कर लें, और वो भी जब कीचड़ की हालत में हो उस वक्त अप्लाई करें, और उसके 2-3 रोज़ बाद पानी लगा दें। और गोब की हालत में पोटाश का इस्तेमाल लाजमन किया करें। पोटाश का गोब की हालत में इस्तेमाल करने से फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा होता है। 8-10 मन उस वक्त पोटाश का इस्तेमाल करने से इजाफ़ा होता है। पोटाश के फ़वाइद ये हैं कि पैदावार, एक तो दाने की भराई होती है, एक दाने की में चमक आती है, और जब गोब की हालत में फसल होती है उस वक्त अगर हम बोरान का भी इस्तेमाल करें तो बोरान पोलिनेशन में मुआवन साबित होती है, उससे भी पैदावार में मुस्बत असरात आते हैं। धान की जड़ी बूटियाँ पैदावार में कमी का सबब बनती है। धान की जड़ी बूटियों को अगर तलफ़ ना किया जाए तो ये 40% कम पैदावार में कमी का सबब बनती है। धान में 3 किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं, डीला ख़ानदान की जड़ी बूटियाँ, घासनुमा और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ। एक तो लाभ लगाने से 3-4 रोज़ बाद हम प्री इमरजेंसी कीमियाई ज़हर का इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं। अगर हम वो ना कर सकें तो 1 महीने के अंदर अंदर इन जड़ी बूटियों को तलफ़ करना इंतहाई ज़रूरी होता है। धान की फसल पर जिंक का इस्तेमाल और दानेदार ज़हरों का इस्तेमाल। धान की फसल पर जिंक और दानेदार ज़हरों का इस्तेमाल भी इंतहाई ज़रूरी है। धान की फसल जब 10 से 15 दिन की हो जाती है उस वक्त जिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाजमन उस वक्त करना चाहिए। जिंक 33% वाला, जिंक 27% वाला, 21% वाला या 10% वाला जिंक हमें, या इसके अलावा चिलेटेड जिंक भी हम 2 kg 3 kg में जो मुख्तलिफ़ इदारों का अवेलेबल है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दानेदार ज़हर जो कि पत्ता लपेट और तने की सुंडियों पर मौसर साबित होती है, उनको रोकती है, तने की सुंडियों को और पत्ता लपेट को रोकती है। दानेदार ज़हर का इस्तेमाल भी इंतहाई ज़रूरी है। दानेदार ज़हर की पहली एप्लीकेशन हमें 25 से 30 दिन के वक्त पर करनी चाहिए, दानेदार ज़हर की पहली एप्लीकेशन। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन हमें 55 दिन से पहले दूसरी एप्लीकेशन भी कर लेनी चाहिए, यानी कि 45-50 दिन पर हमें दानेदार ज़हर की दूसरी एप्लीकेशन भी करनी चाहिए। इससे हमारी जो धान की फसल है पत्ता लपेट और तने की सुंडियों से महफूज रहती है। धान की बीमारियों में धान का भभका, बकायनी, पत्तों का जरासीमी झुलसाव शामिल है। इनसे बचाव के लिए हमें, जब फसल हमारी गोब की हालत में होती है, जब गोब से चंद रोज़ पहले जब हमारी फसल 60 से 75 रोज़ की होती है, कोई भी अच्छे इदारे का फंजीसाइड हमें अपनी फसल, धान की फसल पर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारी फसल इन बीमारियों से महफूज रहती है। अगर 15 दिन बाद अगर हमें ज़रूरत पड़े तो इसी पैटर्न को, इसी फंजीसाइड को दोबारा हमें रिपीट भी करना चाहिए। इससे हमारी फसल इन बीमारियों से महफूज रहती है और पैदावार पर मनफी असरात नहीं आते। और इसी ड्यूरेशन में ये बात भी ज़हन रखनी चाहिए, फसल को सोखा नहीं आना चाहिए। फसल पानी बिल्कुल कीचड़ की हालत में हो या हल्का हल्का बस पानी हमारी धान की फसल में खड़ा रहे। आते हैं धान की कटाई के मरले की तरफ। धान की कटाई उस वक्त करें जब दानों में नमी का तनासब 20 से 22% हो और ऊपर वाले दाने रंग बदल चुके हों और नीचे वाले दाने अभी हरे हों। उस वक्त धान की कटाई करें और वो बेहतरीन वक्त है धान की कटाई करने के लिए। ये तो थी धान पर एक मेरी कोशिश के धान पर एक ओवरव्यू दे सकूं, एक धान पर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करवा सकूं। तो शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। रैब वसीम का सलाम जी।